हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 का 16 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सेट नंबर है 25। इससे पहले ऑलरेडी 24 सेट करा दिया गया है, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से क्या स्वच्छ ईंधन का गुण है? ऑप्शन है प्रदूषण मुक्त, अनवीकरणीय, बहुत अधिक धुआं उत्पन्न करना, उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रदूषण मुक्त एक स्वच्छ ईंधन का गुण है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रदूषण मुक्त। और आपको ये ध्यान में रखनी है, प्रदूषण मुक्त ईंधन के अंतर्गत गैस आता है, और अनवीकरणीय फिर बहुत अधिक धुआं उत्पन्न करना तथा अधिक ग्रीन हाउस गैसें उत्पन्न करना, ये सभी क्या है? प्रदूषण युक्त ईंधनों के उदाहरण है। आपको ये ध्यान में रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपने जल में रियो की पत्ती की एक अस्थायी स्लाइड तैयार की है। जब आप स्लाइड पर चीनी का प्रबल विलयन डालते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन दिखाई देगा? ऑप्शन है कोई बदलाव नहीं दिखाई देगा। ऑप्शन बी है कोशिकाएं जल का उत्सर्जन करेंगी, जिसकी वजह से कोशिका के अंदर मौजूद सामग्री सिकुड़कर कोशिका भित्ति से दूर हो जाएगी। ऑप्शन सी है कुछ कोशिकाएं जल का अवशोषण करेंगी और अन्य कोशिकाएं जल का उत्सर्जन करेगी। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपने जल में रियो की पत्ती की एक अस्थायी कोलाइड तैयार किया है। जब आप स्लाइड पर चीनी का प्रबल विलयन डालते हैं तो उसकी कोशिकाएं जल का उत्सर्जन करेंगी, जिसकी वजह से कोशिका के अंदर मौजूद सामग्री सिकुड़कर कोशिका भित्ति से दूर हो जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, कोशिकाएं जल का उत्सर्जन करेंगे, जिसकी वजह से कोशिका के अंदर मौजूद सामग्री सिकुड़कर कोशिका भित्ति से दूर हो जाएगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? ऑप्शंस हैं लाइसोसोम, गोल्जी बॉडीज, सेंट्रोसोम, उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सेंट्रोसोम कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, सेंट्रोसोम। और आपको ये ध्यान में रखनी है कि तारकाई की खोज बोवेरी ने 1888 ईस्वी में की थी। किसकी? तारकाई की खोज किसने की थी? बोवेरी ने 1888 ईस्वी में की थी। और यह केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। ये जो सेंट्रोसोम है ये सिर्फ किस में पाया जाता है? जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। और यह एक बेलन जैसे संरचना के रूप में दिखाई देती है। किसकी संरचना के रूप में? बेलन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन से बांधों के निर्माण के लाभ हैं? ऑप्शन है सिंचाई के लिए जल का संग्रह, जल का असमान वितरण, विद्युत उत्पादन के लिए जल का संग्रहण, या फिर बांधों से निकाली जाने वाली नहरें जल को अधिक दूरी तक स्थानांतरित करने में सहायक होती है, या फिर इनसे केवल कुछ लोग ही लाभान्वित होते हैं। यहाँ ऑप्शन से दिया हुआ है 2 और 5 होगा, ये दोनों में से कोई होंगे, या फिर 2 और 4 होगा, या फिर केवल बी होगा, फिर उपरोक्त में से एक से अधिक या होगा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। तो विद्युत उत्पादन के लिए जल संग्रहण और बांधों से निकाली जाने वाली नहरें जल को अधिक दूरी तक स्थानांतरित करने में सहायक होती है, और ये बांधे के निर्माण के लाभ हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2 और 4, जल का समान वितरण और बांधों से निकाली जाने वाली नहरें जल को अधिक दूरी तक स्थानांतरित करने में सहायक होती हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई है? ऑप्शन है प्रति सेकेंड, हर्ज, यहाँ पे हलन तोलन छूट गया, हर्ज, या फिर न्यूटन,
उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई प्रति सेकेंड और प्रति सेकेंड और हर्ट्ज, ये दोनों हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। और आपको ये ध्यान में रखनी है कि आवृत्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है और तरंग दैर्घ्य का इसका एसआई मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है और फिर पराध्वनिक गति का एसआई मात्रक मैक होता है और ध्वनि तीव्रता का एसआई मात्रक माइक्रोवाट बाय मीटर स्क्वायर होता है, प्रति मीटर स्क्वायर। आपको ये ध्यान में रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कुछ लाभों का उल्लेख नीचे किया गया है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो वाष्पोत्सर्जन से होने वाली हानि को दर्शाता है। ऑप्शन है, यह खनिज आयनों के परिवहन में सहायता करता है। ऑप्शन बी है, यह वाष्पीकरण द्वारा पौधों को ठंडा करने का कार्य करता है। ऑप्शन सी है, यह पौधों के मुरझाने का कारण बन सकता है। फिर ऑप्शन डी है, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन के हानि को दर्शाने वाला कारक है या पौधों कारक है ये कि यह पौधों के मुरझाने का कारण बन सकता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। और आपको ये ध्यान में रखनी है कि पौधों द्वारा मृदा से अवशोषित जल का अधिकांश भाग पत्तियों तथा तनों द्वारा वाष्प के रूप में निकल जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। आपको ये ध्यान में रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट क्या है। ऑप्शन से एसिडिक डाई या फिर द्वितीयक प्रदूषक विटामिन, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट द्वितीयक प्रदूषक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, द्वितीयक प्रदूषक। और इसका जो सामान्य सूत्र होता है C2H3NO5 होता है। आपको ये ध्यान में रखनी है। और यह आँखों तथा फेफड़ों को प्रभावित करता है। ये किसे प्रभावित करता है, आँख और फेफड़ा को। ये प्रभावित करता है। आपको ये ध्यान में रखनी है। और यह एक ऑक्सीकारक है। ये क्या है, एक ऑक्सीकारक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा रस एंजाइम वसा का पाचन करता है। ऑप्शंस हैं, एमाइलेज, इंसुलिन, सोमेटोस्टेरिन या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पीत रस एवं एमाइलेज वसा का पाचन करता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, कौन कौन करते हैं, पित्तरस एवं एमाइलेज, ये क्या करते हैं, वसा का पाचन करते हैं। और पित्तरस पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव है और जिसका पीएच मान ये कितना होता है, पित्तरस का 7.7 होता है। आपको ये ध्यान में रखनी है। और इसका निर्माण यकृत में होता है और पित्ताशय में सिस्टिक
डक्ट द्वारा पहुंचाया जाता है। ये जो पितरस है इसका निर्माण यकृत में होता है और पित्ताशय में सिस्टिक डक्ट, ठीक है, किसके द्वारा? सिस्टिक डक्ट द्वारा पहुंचाया जाता है। पहुंचाया जाता है किसे? पितरस को। कहाँ पहुंचाया जाता है? ये पित्ताशय में सिस्टिक डक्ट के द्वारा पहुंचाया जाता है। आपको ये ध्यान में रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? ऑप्शंस है लाल, नीला, गुलाबी, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, नीला। और यह मोलस्का, ये जो ऑक्टोपस है ये मोलस्का संघ के अंतर्गत आता है और यह मांसाहारी समुद्री जीव है। यह किसके अंतर्गत आता है? मोलस्का। और ऑक्टोपस एक मांसाहारी जीव है और यह एक लिंगी तथा मृदु कवची जंतु है। ये जो ऑक्टोपस है ये एक लिंगी तथा मृदु कवची जंतु है। आपको ये ध्यान में रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किन्हें पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है? ऑप्शंस हैं थैलोफाइटस या फिर ब्रायोफाइटस या एजियोस्पर्म्स या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ब्रायोफाइटस को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ब्रायोफाइटस। और इसमें संवहन ऊतक अर्थात जाइलम और फ्लोएम का पूर्णतः अभाव होता है। किसमें? ब्रायोफाइटा में। आपको ये ध्यान में रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, श्वेत प्रकाश का अपने घटक रंगों में विभाजित होने की घटना को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस है परावर्तन, प्रकीर्णन, अपवर्तन या उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो श्वेत प्रकाश का अपने घटक रंगों में विभाजित होने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ई होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको ये ध्यान में रखनी है। और सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में बैंगनी रंग व आधार की ओर सबसे नीचे व लाल रंग सबसे ऊपर होता है। जैसे कि ये प्रिज्म है और ये जब श्वेत प्रकाश आती है तो इसका जब विक्षेपण होता है तो बोला जा रहा है कि ये जो आधार की दिशा में होती है यहाँ पे बैंगनी होता है और सबसे ऊपर लाल होता है। आपको ये ध्यान में रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा अरज्जुकी संघ के अंतर्गत नहीं आता है? यहाँ पे होना चाहिए था अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शंस हैं कशेरुकी, फिर वलयांकित कृमि या फिर चूर्ण प्रावर या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कशेरुकी अरज्जुकी संघ के अंतर्गत नहीं आता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। आपको ये ध्यान में रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग किसी भी बाहरी पदार्थ के साथ साथ घिसे पिटे कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है? ऑप्शंस है लाइसोसोम, रसधानी या फिर राइबोसोम या उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लाइसोसोम कोशिकांग किसी भी बाहरी पदार्थ के साथ साथ घिसे पिटे कोशिकांगों
को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, लाइसोसोम। और लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया था। किसने? डी डुबे ने। आपको ये ध्यान में रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, वनस्पति पदार्थों के खाद में अपघटन की अभिक्रिया किसका एक उदाहरण है? किसका एक उदाहरण है? ऑप्शंस है विस्थापन, ऊष्माक्षेपी या दोहरा विस्थापन, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वनस्पति पदार्थों के खाद में अपघटन की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी का एक उदाहरण है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ऊष्माक्षेपी। और आपको ये ध्यान में रखनी है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। आपको ये ध्यान में रखनी है। और जैसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है N2+O2 और प्लस में ऊष्मा जब देंगे तो ये बनेगा 2NO। और एक उदाहरण है C+2S+ ऊष्मा, तब ये होगा CS2। ठीक है। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है N2+3H2। जब अभिक्रिया करते हैं तो 2NH3 और प्लस में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। और एक है C+O2 इक्वल टू होता है CO2 और साथ में ऊष्मा। आप ये इतना याद रख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, पृथ्वी पर आदमी द्वारा लगाया गया दाब कब न्यूनतम होता है? ऑप्शंस हैं दोनों पैरों को मोड़ के बैठता है तब, या फिर नींद की स्थिति में लेटता है, या फिर दोनों पैरों पर खड़ा होता है, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पृथ्वी पर आदमी द्वारा लगाया गया दाब न्यूनतम होता है जब वह नींद की स्थिति में लेटता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, नींद की स्थिति में लेटता है। आपको ये ध्यान में रखनी है। और आप ये याद रख सकते हैं कि दाब क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्या होते हैं? दाब जो है वो क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा प्रवाहित होने की अनुमति नहीं देता है? ऑप्शंस हैं नल का पानी, समुद्र का पानी, सिरका, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपयुक्त सभी में धारा प्रवाह हो सकता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ई होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। और आसुत जल में, किसमें? आसुत जल, आसुत जल विद्युत धारा प्रवाहित होने की अनुमति नहीं देता है। ठीक है। तो कौन अनुमति नहीं देता है? आसुत जल विद्युत धारा प्रवाहित होने की अनुमति नहीं देता है। ठीक है। आपको ये ध्यान में रखनी है क्योंकि आसुत जल में अशुद्धियाँ नहीं हैं जिसके कारण यह विद्युत के लिए कुचालक है। ठीक है। तो आज हम लोग इस वीडियो में 16 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए बाय, थैंक यू।